दोस्तों, आज हम विसरण अभिग्रहण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। विसरण अभिग्रहण प्रक्रिया यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी सामाजिक प्रणाली के सदस्यों के बीच समयबद्ध ढंग से कतिपय चैनलों के माध्यम से नवप्रवर्तन का संप्रेषण किया जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार का संप्रेषण होता है जिसके संदेशों में नए विचारों का समावेश होता है। संप्रेषण का संदेश विषय वस्तु की नवीनता ही विसरण को विशेषताएं प्रदान करती है। विसरण प्रक्रिया हम देखेंगे कि विसरण प्रक्रिया क्या होती है। नवप्रवर्तन को जनसंख्या के माध्यम से प्रसार करना साधारण रूप से यह व्यक्तिगत अभिग्रहण निर्णयों का परिणाम होता है। यदि किसी सीमा तक व्यक्तिगत अभिग्रहण निर्णयों को पूर्ण अनुमान लगाया जा सके तो व्यापक विसरण प्रक्रिया का भी पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए हमारे विशेषज्ञ रोजर्स इन्होंने 2003 साल में विसरण प्रक्रिया को परिभाषित किया है कि यह परिभाषा उन्होंने कहा है कि आविष्कार के स्रोत से अंतिम अभिग्रहणकर्ता तक संप्रेषण के माध्यम के संदेशों से नए विचारों का प्रसार करना विसरण करना। अब हम देखेंगे कि अभिग्रहण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती एवं अभिग्रहण प्रक्रिया क्या होती है। तो अभिग्रहण एक निर्णय होता है, एक विचारों का निर्णय होता है जिसके द्वारा नवप्रवर्तन का उपलब्ध कार्य की श्रेष्ठ प्रक्रिया के रूप में पूरा प्रयोग किया जाता है। इसलिए डॉक्टर विल्केनिस इन्होंने 1953 में अभिग्रहण प्रक्रिया को परिभाषित किया है जैसे कि किसी समयावधि में अधिगम, निर्णायक तथा कार्यवाही से बनी हुई प्रक्रिया। किसी समयावधि में अधिगम, निर्णायक तथा कार्यवाही से बनी हुई प्रक्रिया को ही अभिग्रहण कहते हैं। अभिग्रहण प्रक्रिया का अभिग्रहण केवल एक निर्णय का परिणाम नहीं होता अपितु कार्य एवं विचारात्मक निर्णयों की एक श्रृंखला का परिणाम होता है। इसलिए डॉक्टर विल्केनिस इन्होंने 4 अभिग्रहण के स्तर बताए हैं। पहला है जागरूकता, दूसरा है सूचना प्राप्त करना, तीसरा है अभिशंसा, चौथा है परीक्षण तथा अभिग्रहण। अब हम देखेंगे कि नवप्रवर्तन किसे कहते हैं, नवप्रवर्तन की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, यह एक विचार, प्रक्रिया या वस्तु होती है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा या अभिग्रहण के किसी यूनिट द्वारा नया माना जाता है। अनुसंधान के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रियाएं नवप्रवर्तन कहलाती है। उदाहरण के तौर पे नई किस्म की फसल या पौधे, पशुधन की नई किस्में, नए रसायन एवं नई दवाइयाँ या कोई नई तकनीक भी हो सकती है। दोस्तों, मैं ये तो कहूँगी कभी कभी कृषक भी स्वयं ही कोई ना कोई तकनीक जानने की कोशिश करता है या उपलब्ध करवाता है या उसका विकास करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। आंध्र प्रदेश के करीमनगर एवं निजामाबाद जिले में कृषक भाइयों ने मकई एवं हल्दी की अंतर फसल तकनीक का विकास किया हुआ है जो बहुत ही प्रचलित है वहाँ पे, क्योंकि मकई से भी उनको अपेक्षाकृत ज्यादा लाभ होता है तथा हल्दी की उत्पादन से भी उनको अधिक लाभ होता है। तो हम कहेंगे कि कृषक भी स्वयं भी कभी कभी वैज्ञानिक बन जाता है। अब हम देखेंगे कि नवप्रवर्तन का विचरण कैसा होता है। नवप्रवर्तन का विचरण यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई नवप्रवर्तन का प्रसार सामाजिक प्रणाली में फैलाना ही उसे विचरण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि उसके घटक क्या होते हैं या उसके स्तर क्या होते हैं। सबसे पहले है नवप्रवर्तन यानी उद्यमशील कृषक। दूसरा है पूर्व अभिग्रहणकर्ता, कृषक का छोटा समूह समझदारी से अभिग्रहण करने वाला, जिसे हम आदर्श नेता भी कहते हैं। विलंब अभिग्रहण तीसरे चरण का कृषक होता है और फीसदी चौथे चरण का कृषक होता है जो अधिक समय लेने वाला होता है। अभी हम देखेंगे विषम प्रक्रिया के घटक तथा उनके कार्य। तो दोस्तों, विषम प्रक्रिया के 4 घटक हैं जैसे कि नवप्रवर्तन, संप्रेषण माध्यम, समय तथा सामाजिक प्रणाली। अब हम देखेंगे नवप्रवर्तन क्या है। नवप्रवर्तन एक विचार, वस्तु या प्रक्रिया होती है जिसे किसी व्यक्ति या सामाजिक प्रणाली के सदस्यों द्वारा
नई या मौजूदा की बजाय ज्यादा उन्नत मानी जाती है। यह मौजूदा तकनीक से ज्यादा लाभ देने वाली नई तकनीक होती है। अब नवप्रवर्तन की विशेषता यह है कि वो अपेक्षा को ज्यादा लाभ देती है, अनुकूल होती है, परीक्षणता एवं अवलोकन उसकी विशेषताएं होती है, और ज्यादातर नए विचार प्रौद्योगिकीय प्रवर्तित नव प्रवर्तन होते हैं। अब हम दूसरा घटक देखेंगे, संप्रेषण माध्यम। संप्रेषण माध्यम का अर्थ ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। इसके दो प्रकार होते हैं, जैसा कि जनसंचार माध्यम, जिससे क्या होता है कि एक संदेश एक समय पर कई श्रोताओं के पास पहुंचता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे समाचार पत्र, रेडियो तथा दूरदर्शन। दूसरा इसका माध्यम होता है आंतर व्यक्तिगत माध्यम। यह वो माध्यम होता है जब दो या दो से अधिक लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और दोस्तों, आंतर व्यक्तिगत माध्यम बहुत प्रभावशाली होता है विसरण करने के लिए, कोई भी नवप्रवर्तन को विसरण करने के लिए, क्योंकि जब आंतर व्यक्तिगत माध्यम से कोई विचारों का प्रसारण होता है, विसरण होता है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कृषक जब किसी अगले व्यक्ति से या प्रतिभागी व्यक्ति से अगर कोई बातों का विचार विमर्श करता है, तो वो व्यक्ति उसका विश्वासु होता है, उसका रिश्तेदार होता है, उसका दोस्त होता है, उसके गांव में आने वाला कृषि विस्तार अधिकारी व्यक्ति होता है, या उसका अभिमत नेता भी हो सकता है। तो यह जो विसरण होता है, आंतर व्यक्तिगत माध्यम से जो विचारों का प्रसार होता है, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब हम तीसरा घटक देखेंगे, समय। समय यह विसरण प्रक्रिया में 3 स्तरों में शामिल होता है। मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी तकनीक जब भी प्रयोगशाला में तैयार होती है तो तुरंत ही किसानों के खेतों तक नहीं पहुंचती है, उसे बहुत समय लगता है, समयावधि लगती है, और उसमें 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले एक नवप्रवर्तन निर्णय प्रक्रिया। नवप्रवर्तन के निर्णय प्रक्रिया को ही बहुत ज्यादा समय लगता है। कृषक उसको 10 बार सोचेगा कि ये तकनीक को लेना नहीं लेना, उसका अवलंबन करना नहीं करना। दूसरा स्तर है नवप्रवर्तन को समझना, उसकी जानकारी लेना, उसके बारे में जागरूक होना। तीसरा है नवप्रवर्तन के अभिग्रहण दर। मैंने पहले ही कहा है कि अभिग्रहण दर में ज्यादा समय लगता है। कभी कभी क्या होता है कि समाज में और बहुत सारे घटक होते हैं जो नवप्रवर्तन के विचरण को प्रभावित भी करते हैं, अप्रभावित भी करते हैं। तो वो होता है प्रणाली मानदंड। प्रणाली मानदंड यह एक स्थापित व्यवहारिक पैटर्न होता है जो सामाजिक प्रणाली में व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक या मानक के रूप में कार्य करता है। यह मानक धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, संगठन या गांव जैसी स्थानीय प्रणाली के स्तर पर चल सकता है। मैं तो कहूंगी कि सांस्कृतिक मान्यताएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कोई भी तकनीक को अपनाने के लिए, क्योंकि हमारे समुदाय में रूढ़िवादी लोग भी होते हैं जो सिर्फ प्रचलित मान्यता को ही मानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बोलूंगी कि मुसलमान द्वारा सुअर के गोश्त का प्रयोग नहीं करना, भारत देश में पवित्र गाय देहात में आवारा घूमती है, और जबकि लाखों लोग कुपोषण का शिकार होते हैं। एशियाई देशों में पॉलिश किया हुआ चावल खाना, जबकि अपरिवर्तित चावल ज्यादा पोषक होता है। यह हमारी मान्यताएं होती है, यह हमारी मानक होती है, जिसके विपरीत हम जाकर कोई भी तकनीकी अपनाएंगे नहीं। अब और एक घटक होता है विचार नेतृत्व एवं परिवर्तन कारक। हमारे सामाजिक प्रणालियों में अभिमत नेता होते हैं, विचार नेतृत्व नेता होते हैं, जिसकी बात कृषक ज्यादा मानते हैं। जैसे कि विचार नेतृत्व एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति अन्य लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करने में सक्षम होता है, या सापेक्ष आवृत्ति के साथ अपेक्षित ढंग एवं अनौपचारिक तरीके से व्यवहार को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है। उसे हम इंग्लिश में मॉलिक्यूलर लीडर या ओपिनियन लीडर भी कहते हैं। अभिमत नेता या ओपिनियन लीडर ऐसा होता है जो सामाजिक प्रवर्तन के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, हम देखा है कि हमारे देश में अभिमत नेता ही होते हैं जिसकी बातों को कृषक सहज रूप से अपनाता है। अभिमत नेता किसी सामाजिक आंदोलन को वैधता प्रदान करता है, इसे वैधता वादक भी कहते हैं। अभिमत नेता कोई न्यायाधीश, राजनेता, कारोबार कार्यकारी, राजकीय सदस्य, प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं मनोरंजन करने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है। अब मैं ये भी कहूंगी कि कभी कभी क्या होती है कि कोई तकनीक, कोई नवप्रवर्तन अगर आती है, उसका प्रचलन होता है, तो उसे हमें पुनः आविष्कार करने की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होती है, कोई तकनीक नई आती है
और वो बहुत प्रचलित हो जाती है, लेकिन जब उसका हम प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत सारी जटिलता है, जोखिम है। तो जब कोई तकनीक की जटिलता या जोखिमता कम करने के लिए उसे हमें पुनः आविष्कारित करना पड़ता है। तो पुनः आविष्कार, री इन्वेंशन क्या होता है, हमें वो देखते हैं। पुनः आविष्कार ऐसी अवस्था होती है जिसमें उपभोक्ता द्वारा अभिग्रहण एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान प्रौद्योगिकी को परिवर्तन या संशोधित किया जाता है। पुनर्विष्कार निम्नलिखित कारणों से भी हो सकता है। ऐसी प्रौद्योगिकियां जो अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित तथा समझने में मुश्किल होती है, प्रौद्योगिकी के बारे में चयनित ज्ञान की कमी होना, संभावित अनुप्रयोगों की पुनः खोज किए जाने की संभावना हो, प्रौद्योगिकी को व्यापार स्तर पर उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान हेतु पुनः आविष्कार करना पड़ता है। जैसे मैं उदाहरण दूंगी कि जब कंप्यूटर हमारे देश में आया था तो सिर्फ वो टाइपिंग का ही काम करता था, टाइपिंग और प्रिंटिंग का काम। अगर आज हम देखते हैं तो कंप्यूटर कई प्रकार के कार्य कर सकता है, तो वो भी हर साल उसमें कुछ न कुछ पुनः आविष्कार, री इन्वेंशन होते ही रहता है और उसके वर्जन बदलते रहते हैं, क्योंकि उसमें उसकी उपलब्धता बढ़ाने को वो सिद्ध है, तैयार है। अब हम देखेंगे कि नवप्रवर्तन अनिवार्य तौर पर बंद क्यों करते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि कोई तकनीक अति अभिग्रहण करने के बाद भी उसको बंद कर सकते हैं। कई बार विभिन्न कारणों की वजह से प्रौद्योगिकी पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे हमारे भारत सरकार ने डीडीटी और वीएससी पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि डीडीटी का उपयोग करने से हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने, भारत देश ने डीडीटी वीएससी पर प्रतिबंध लगा दिया है। नवप्रवर्तन के निर्णयों के प्रकार। अब हम देखेंगे कि नवप्रवर्तन निर्णयों के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहला है वैकल्पिक नवप्रवर्तन निर्णय। वैकल्पिक नवप्रवर्तन निर्णय यानी व्यक्तिगत तौर पर नवप्रवर्तन को स्वीकार करने का निर्णय। कोई एक व्यक्ति बिना समुदाय के लोगों से विचार विमर्श किए बिना ही वह नई तकनीक को, नए प्रवर्तन को स्वीकार करता है, उसे वैकल्पिक व्यक्तिगत निर्णय कहा जाता है। दूसरा होता है सामूहिक नवप्रवर्तन निर्णय। सामूहिक नवप्रवर्तन निर्णय वो होता है जब सामाजिक प्रणाली के सदस्यों के बीच आम सहमति से लिया हुआ निर्णय। इसमें क्या होता है कि समुदाय के लोग आपस में कोई समस्या का समाधान निकालने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हैं, उसे हम सामूहिक नवप्रवर्तन निर्णय कहते हैं। तीसरा होता है प्राधिकारी नवप्रवर्तन निर्णय, जिसमें नवप्रवर्तन को स्वीकार करने या निरस्त करने का निर्णय अपेक्षाकृत उन कुछ लोगों के द्वारा लिया जाता है जिसकी प्रणाली में स्थिति या तकनीक की विशेषता होती है। हम देखेंगे कि नवप्रवर्तन के परिणाम कैसे होते हैं, क्योंकि कोई भी तकनीक अगर आती है उसके परिणाम कभी कभी हमें दूसरे अलग अलग विभिन्न प्रकार के लाभ देते हैं। तो हम देखेंगे कि नवप्रवर्तन के परिणाम क्या है। वांछनीय बनाम अवांछनीय परिणाम होते हैं, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं तथा प्रत्यक्षित अथवा अप्रत्यक्षित परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, हमने आज विसरण एवं अभिग्रहण प्रक्रिया के बारे में इस अध्याय में पढ़ा है, जाना है, उसकी जानकारी ली है। इसमें हमने देखा है कि विसरण की परिभाषा क्या होती है, अभिग्रहण की परिभाषा क्या होती है, विसरण अभिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न स्तर क्या होते हैं, विसरण जब करते हैं तो कौन से घटक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यह और नवप्रवर्तन स्वीकार करने के बाद में उसके परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में हमने आज पूरी जानकारी इस अध्याय में की है। अगर आपको इसके अलावा भी अगर अधिक जानकारी लेनी हो तो आप मैनेज के वेबसाइट का अध्ययन करें, या जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है उसमें भी इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।